जोहार साथी। कुणाल कामड़ा ने उनकी छवि कॉमेडियन की है। अपने उस तरह के एक शो में शिवसेना से बगावत कर भाजपा से तालमेल करने के बाद मुख्यमंत्री बने और अभी फिलहाल उप मुख्यमंत्री हैं। बने सिंधे के बारे में कह दिया कि वो गद्दार हैं। इससे पूरी शिवसेना यानी सिंधे गुट के लोग, हालांकि उनको कोर्ट से मान्यता मिल गई है कि वही हैं, तो बवाल मचा हुआ है। कांगड़ा के पर हमला हो रहा है, एफआईआर हुआ है उनके, जहाँ उनका शो चला था उसको तोड़ फोड़ किया गया है, सारा कुछ हंगामा हो रहा है और पूरे देश में बवाल छिड़ा हुआ है इस बात को लेकर। लेकिन बताइए, वो तो माने कॉमेडी शो था या वो मजाक उड़ाते हैं इस तरह का अपने खास स्टाइल से कामड़ा। हम पूरी गंभीरता से पूछते हैं कि नीतीश कुमार हों, नायडू हों या अपने राज्य में बाबूलाल मरांडी हों, ऐसे लोगों को किस नाम से, किस चीज़ से विभूषित किया जाए? वो जिस तरह से वो अपने ज़मीर का सौदा करते हैं, अपने सिद्धांतों से, अपने समूह के, समुदाय के लोगों से, अपनी पार्टी से भी, या वो जिस तरह के बिहेवियर राजनीति में उनका चरित्र दिखाई देता है, तो उनको किस नाम से संबोधित किया जाए? ऐसे भारतीय राजनीति में ये एक आम चीज़ हो गया है। पार्टी माने निजी स्वार्थ के लिए, निजी फायदे के लिए पार्टी बदलना, एक खेमे से दूसरे खेमे में जाना, सरकार बनाना, सरकारों का, विधायकों का खरीद फरोख्त, ये सब चलता ही रहता है। लेकिन इतना आहत हो गए हैं, तो हमको लगता है कि थोड़ा सा माइल्ड शब्द दूसरा और जो हो सकता था इस तरह के लोगों के लिए अब इस्तेमाल किया जा सकता है। वो थोड़ा सुसंस्कृत शब्द है। गद्दार नहीं कह के उनको कहिए विभीषण। विभीषण एक कैरेक्टर है और वो इसी समानार्थी रूप में ये प्रयोग में आता है। उसका ये आशय लगभग वही है। विभीषण की कहानी तो सब लोग जानते ही हैं। विभीषण 10 युवराज रावण के छोटे भाई थे और राम रावण जब युद्ध हुआ उसके पहले ही वो रावण को बहुत समझाते रहे कि राम से युद्ध मत कीजिए, आप उनकी पत्नी को लौटा दीजिए और उनसे मेल मिलाप कीजिए, नहीं तो आपका सर्वनाश होगा। तो रावण पूरा गुस्सा हुआ और उसको कहे कि ठीक है। तो वहाँ से दरबार से तो हटाए ही, तो विभीषण राम के शरण में चले आए। राम के शरण में आए तो वहाँ तक तो ठीक है भाई, रावण अपमानित किया, चाहे सलाह नहीं सुना उनकी, और उसके बाद ये चले आए। लेकिन उन्होंने किया क्या? जब राम रावण युद्ध चरम पर था तो उन्होंने, रावण का वध हो ही नहीं पा रहा था। राम लाख प्रयास करते थे तरह तरह से, लेकिन नहीं। तब विभीषण ने उनके कान में फुसफुसा के कहा कि उन रावण की नाभि में अमृत है, पहले उसको सोख लीजिए एक बाण से और तब फिर अन्य बाण से उसको धराशायी कर दीजिए। और राम तब उस मंत्रणा को मान के विभीषण के सलाह पर चलते हुए वही काम करते हैं और महाप्रतापी रावण मारा जाता है। तो ठीक है, राम रावण युद्ध है, ये वो तो रामायण की कथा है। लेकिन उसके बाद विभीषण
उसको बाद में लंकापति भी बना दिया गया। राज्य सौंप के राम लौट आए और विभीषण अपना खूब राजभोगा होगा। और विभीषण अच्छे चरित्र वाले आदमी थे, पूजा पाठ करते थे, विष्णु भक्त थे, राम के भक्त थे। और उसके बाद लेकिन उन्होंने जो काम किया वो ऐसा निम्न कोटि का था कि वो उनको घर का भेदी लंका ढाए का मुहावरा ही एक बन गया। और विभीषण को इसी रूप में, यानी जो गद्दारी करता है, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, इसका प्रतीक विभीषण बन गया और उसका इस्तेमाल होता है। तो ठीक है भाई, गद्दार मत कहिए, लेकिन आप नीतीश जी को क्या कहिएगा? तीनों का एक बार मूल्यांकन कर लीजिए। नीतीश जी हों, चाहे नायडू हैं, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, और जो हमारे बाबूलाल मरांडी हैं अपने राज्य में, तीनों को अलग अलग थोड़ा सा विचार करके देखिए। नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान, शिवानंद तिवारी और इस तरह का ढेरों लोग, और हम जैसे अदना लोग भी 74 मूवमेंट में शरीक हुए थे बिहार आंदोलन में। और ये लोग अपना किए, संपूर्ण क्रांति का नारा लगाते थे, जेपी के शिष्य थे तमाम लोग। अब बाद में, और जेपी के शिष्य थे तो जाहिर सी बात है कि डेमोक्रेसी में विश्वास होगा, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद में उनका विश्वास होगा, जनता की भलाई के बारे में वो सोचेंगे, इस तरह के लोग होंगे। लेकिन नीतीश कुमार क्या किए? नीतीश कुमार संपूर्ण क्रांति के सिपाही होके भी उन्होंने क्या किया? लालू यादव और उन्होंने मिलकर जिस पिछड़ावाद को खड़ा किया, सवर्ण राजनीति को चुनौती दी, उससे ही गद्दारी किए बाद में नीतीश कुमार। तो इसलिए गद्दारी मत बोलिए, कहिए कि विभीषण की भूमिका निभाए। जब प्रचंड शासन चल रहा था और जो आज़ादी के बाद के समझिए कि 30-40 वर्ष से शुरुआती जो लंबी अवधि थी, उसमें जो सवर्ण राजनीति देश में चल रही थी, बिहार में खास करके श्री बाबू तो महामाया बाबू तो बीच में केबी सहाय और इस तरह का सारे लोग, तो और जो पिछड़ा वर्ग के मदद से वो लोग सत्ता पर काबिज होते रहते थे। तो उस पिछड़ावाद को चुनौती दिए ये लोग और दिए। और उस समय नीतीश कुमार को कहा जाता है कि वो चाणक्य थे और लालू यादव चंद्रगुप्त उनके शिष्य, उनको मुख्यमंत्री बनवाए एक तरह से, क्योंकि वीपी सिंह किसी और को चाहते थे। जो हो, तो चलता रहा और अचानक वो पाला पलटे और भाजपा के साथ मिलजुल कर अपना शासन चलाने लगे और मुख्यमंत्री बन के हैं बहुत दिनों से। और इस बीच कितना बार पार्टी बदले इधर उधर, और करते करते पिछले बार भी तेजस्वी के साथ वो ये मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे और चल रहा था सब कुछ स्मूथली। तो उसके बाद भी ठीक चुनाव के पहले फिर पाला बदल लिए और भाजपा के साथ चले गए, अपने राजनीति को देखते हुए, अपने राजनीति हित को देखते हुए। पूरे देश में भाजपा के खिलाफ माहौल था और भाजपा जो 400 सीटों का दावा कर रही थी वो 240 सीटों पर सिमट गई और उन्होंने सपोर्ट कर दिया अपने सांसदों, अपना समर्थन अपनी पार्टी का दे दिया, सरकार बनाने में उनको मदद की, वो और नायडू। और इस तरह से, और अभी तो देख ही रहे उनका रवैया, विक्षिप्त कैसा कर रहे व्यवहार।
तो जो आदमी इतना कसमकस, इतना उतार-चढ़ाव राजनीति में करेगा, दाँव-पेच, छल-प्रपंच में लगा रहेगा, उसकी मानसिक दशा ऐसी हो जाए तो उसको कोई आश्चर्य नहीं। और उनको ठीक है भैया गद्दार मत कहिए, थोड़ा-सा हो सकता है अखड़ेगा, लेकिन उन्होंने विभीषण का काम तो किया ही है। तो उनको कह सकते हैं आप, ऐसे नीतीश ने जिस तरह का काम करते रहे हैं अभी तक, वो एक विभीषण ही हैं। इसी तरह का आप देख लीजिए दूसरा जो नायडू के बारे में कितना पुराना इतिहास, कहाँ से शुरू करें। नायडू युवा कांग्रेस के लीडर बनकर राजनीति में आए थे। 74 मूवमेंट में, जेपी मूवमेंट जब चल रहा था, जब पूरा देश इंदिरा गांधी के खिलाफ था, इंदिरा गांधी और उनके बेटा जो संजय गांधी थे, जिन्होंने इमरजेंसी बाद में लगाई पाई, तो उस समय ये युवा कांग्रेस में थे। बाद में इन्होंने तेलुगु देशम माने एनटी रामाराव, जिसके जो फिल्म स्टार थे, बाद में राजनीति में धूमकेतु की तरह उगे और वहाँ तेलुगु देशम पार्टी बनाई थी इन्होंने। तो वो उनके साथ उनकी बेटी से इनका रिश्ता बना। एनटी रामाराव इनके ससुर हुए और उस समय फिर तेलुगु देशम में शामिल हो चुके थे उस समय तक। और एनटी रामाराव अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में जब मृत्यु शैया पर पड़े हुए थे, बीमार रुग्ण होकर, उस समय इन्होंने पार्टी के विधायकों को तोड़कर अपना खुद मुख्यमंत्री बन गए, क्योंकि उनको शक था कि एनटी रामाराव अपने किसी और बेटे को या उनकी जो सेक्रेटरी थी अजीत, जिससे बाद में उन्होंने विवाह कर लिया था, तो उनके डर था कि कहीं उनको नहीं बनाए। और एक तरह से कितनी बड़ी वो गद्दारी थी, अपने पारिवारिक मामला भी था। और ऐसे भी एनटी रामाराव एक बहुत लोकप्रिय नेता थे अपने समय के, सब कुछ। लेकिन हाँ, जब उनको लगा कि कमज़ोर है, पड़े हुए हैं, अब मरने वाले हैं, तो विधायकों को तोड़ मोड़ करके अपने सत्ता हासिल कर लिए। उसके बाद भी ठीक है, बहुत बार कई बार मुख्यमंत्री बने। और ये वो इंडिया गठबंधन, भाजपा में भी रहे, ये भाजपा सरकार में भी शामिल हुए पहले भी, बाहर से समर्थन देके कैसे क्या क्या चलता रहा बहुत बार। लेकिन जो अंत में जो पिछली बार इन्होंने ही, जबकि पूरे देश में भाजपा के खिलाफ वातावरण था, भाजपा 240 सीट पर रुक गई थी, तो इन्होंने सपोर्ट करने का काम किया मोदी सरकार को, जिसकी ये प्रखर आलोचना कुछ ही बरस पूर्व कर चुके थे। भयंकर रूप से तानाशाह हैं और क्या क्या है, क्या क्या नहीं बोले थे। इंडिया गठबंधन को बनाने में भी इन्होंने शुरू में बहुत भूमिका दिखाई थी, उसमें शामिल होते थे विपक्षी दलों के तमाम नेताओं के साथ। लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, चाहे जैसे भी हो, उनको जब समझ में आया तो उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव भी लड़ा और बाद में उसको जम के उसको सपोर्ट किया। नहीं तो नीतीश और ये नायडू का समर्थन नहीं होता तो आप ज़्यादा डेप्थ में कितना जाया जाए। आंध्र प्रदेश में जिस अल्पसंख्यक समुदाय के सब सपोर्ट से इन्होंने विशाल जीत हासिल की है, वहाँ एक आंध्र प्रदेश में मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या है वहाँ उस इलाके में, और वहाँ उन लोगों ने इनको समर्थन किया और अब ये इस पार्टी में हैं, पहुँच गए हैं, उसी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ सबसे ज़्यादा मुखर और उसके खिलाफ अफवाह फैलाना और सांप्रदायिक
को बिगाड़ने के चक्कर में हमेशा रहना, इस तरह के धर्म की राजनीति करने वाले, जबकि टेक्नोक्रेट हैं, बहुत बड़े माने जाते हैं। और वो हुआ, अपने बाबूलाल मरांडी को ही देख लीजिए। बाबूलाल मरांडी ऐसे शुरू से ही आरएसएस में रहे थे और भाजपा के साथ बहुत दिन तक रहे भी। शुरुआत में भाजपा ने इनको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया और मुख्यमंत्री भी बनाया, लेकिन जब इनसे बिना वजह के, ठोस कारण के, जब सत्ता छीन कर अर्जुन मुंडा को बना दिया, तो इन्होंने, और उसके बाद भी कुछ दिन बाद इन्होंने भाजपा से बगावत किया, उससे निकल गए और कसम खाई कि कुतुब मीनार से छलांग लगा देंगे और ये कर देंगे, लेकिन भाजपा में वापस नहीं जाएंगे ये। लेकिन वापस फिर चले गए और अभी भाजपा के, उससे भी ज़्यादा है कि पूरा आदिवासी समाज, जो आदिवासी मूल भावना है, आदिवासी कोई ये नहीं कहता है कि हम, कोई भी आदिवासी कि हम हिंदू हैं। हिंदू धर्म के प्रभाव में रहना एक अलग बात है, उसके रीति रिवाज और तौर तरीका अपना लेना, वो तो सफल समाज में जो देखता है लोग उसका थोड़ा बहुत नकल करता है। लेकिन सच पूछी तो कोई भी आदिवासी यदि है, आदिवासियत है उसमें, तो वो ये नहीं कहेगा कि वो हिंदू है। जब ये एकदम खुले रूप में कहते हैं कि यहाँ आदिवासी तो हिंदू ही है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जैसा विशेष भूमि कानून, जिसको लड़ के शहीदों ने, झारखंड के शहीदों ने जिसके लिए लंबी कुर्बानी दी और बना इस तरह का विशेष भूमि कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। ये शुरू से कहते रहे कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, इस तरह का जो विशेष भूमि कानून है, इसमें संशोधन होना चाहिए। अभी ये भी सुर मिला के कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिया, विकास की दृष्टि कुछ खास समझ में नहीं आता इनका शुरू से रहा है। तो माने आप आदिवासी नेता हैं, संथाल नेता हैं आप, लेकिन आप आदिवासी समाज के खिलाफ ही, उसके हितों के खिलाफ ही खड़े होते हैं। इनको क्या कहिएगा, इस समाज, अपने समुदाय के लिहाज से विभीषण का ही काम कर रहे हैं। अभी भाजपा के साथ कितने, पता नहीं हमको, शायद इक्का दुक्का कोई आदिवासी होगा तो वे टूट के जो गया, जैसे चंपई सोरेन है, चाहे खादू, तो पूरा आदिवासी समाज मोदी को नकार दिया, भाजपा को नकार दिया है। आप उन्हीं के साथ गलबैया लेके बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या, किस शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा? तो लगता है कि ठीक है, मत कहिए गद्दार, चाहे इस तरह का चीज़, लेकिन हाँ, ये लोग के लिए थोड़ा सा माइल्ड शब्द है, थोड़ा सुसंस्कृति भी है, उसमें उतना बुरा नहीं लगेगा लोगों को कि ये तमाम लोग नायडू हों, चाहे नीतीश कुमार हों, चाहे ये हैं, अपने करनी से जो काम कर रहे हैं वो विभीषण वाला ही काम है। माने अपना जो जहाँ वो खड़े थे, जिस चीज़ को लेके इनको जिस तरह से करना था, चाहिए था राजनीति, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए छोटे मोटे एक राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग जाके भाजपा के साथ सटे हुए हैं और उसको समर्थन कर रहे हैं, उसको टिकाए हुए हैं, और उसकी सजा पूरा देश भुगत रहा है। साथ ही यही सोचे कि इतना चल रहा है गद्दार, इसको लेकर हंगामा और ये वो, तो मेरे दिमाग में घूमता रहा कि नहीं, ये सब नहीं, इन जैसे लोगों के लिए, इन जैसे बहुत सारे लोग, 3 तो प्रमुख दिखाई दे रहे हैं जो सामने। तो अब चंपई सोरेन के बारे में भी कह सकते हैं, ये लोग विभीषण हैं, अपने माने घर का भेदिया जिसको कहते हैं, दुश्मन खेमे से मिल जाना,
और अपने लोगों के खिलाफ काम करना। इसको संक्षेप में यही कहा जा सकता है। तो ठीक है साथी, हम उनको इस तरह के कैरेक्टर को, इस तरह के राजनीति में जो व्यक्तित्व उभरा है, उसके लिए मेरा सजेशन है, कि उनको आप गद्दार न कहिए। गद्दार कहने से थोड़ा सा भदेस लगता है, सब कठोर शब्द लगता है। इसको अच्छा है उनके कहा जा सकता है कि हाँ, ये विभीषण है, विभीषण जैसे इनकी करनी है। ठीक है, धन्यवाद।